नेक्स्ट आएंगे, अगला टॉपिक हमारे सामने है लक्षद्वीप ओनरशिप डिस्प्यूट। थोड़ा सा ये मुद्दा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। सबसे पहले आई एम वेरी श्योर कि आप सबको यहाँ पे लक्षद्वीप की लोकेशन तो पता होगी, ठीक है ना। अब लक्षद्वीप की अगर मैं बात करूं कैपिटल की, तो यहाँ पर आपको कावरत्ती इसकी कैपिटल यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब लक्षद्वीप में ना, जैसे आप बात करते हो डिग्री चैनल्स की, तो आप एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, प्लीज फोकस करिएगा। यहाँ पर आपको मिनी कॉय आइलैंड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से ना मिनी कॉय को बाकी एरिया जो लक्षद्वीप का है उससे सेपरेट करने वाले चैनल को हम क्या बोलते हैं? 9 डिग्री चैनल। तो कोई पूछे 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? मिनी कॉय को कहां से? जो बाकी मेन लक्षद्वीप ग्रुप है उससे। और इसके नीचे यहां पर आ जाता है आपका 8 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री चैनल क्या करता है? नीचे मालदीव्स आपको देखने को मिलता है, तो मालदीव्स को मिनी कॉय से अलग कौन करता है? 8 डिग्री चैनल। ये दोनों बातें आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप ही है। इसमें टोटल 36 आइलैंड आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 10 आइलैंड के ऊपर लोग रहते हैं। लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। कावरत्ती इसकी कैपिटल सिटी मैंने आपको बता दिया। 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 12 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में लोकेटेड है, ठीक है ना। 12 अटॉल्स, 3 द्वीप्स, 5 सबमर्ज्ड बैंक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, लक्षद्वीप में आपको ट्रॉपिकल मैरीटाइम क्लाइमेट देखने को मिल जाएगा। काफी इक्वेटर के पास में है, 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ, तो काफी वार्म रहता है। ह्यूमिड कंडीशन थ्रू आउट द ईयर साल भर आपको रहती है। काफी अच्छी खासी बारिश आपको देखने को मिल जाती है जून से सितंबर के बीच में। अब यहाँ पर कोकोनट के पेड़ आपको ज्यादातर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ब्रेड फ्रूट, बनाना, वाइल्ड आलमंड, टैमरिंड, ठीक है, कोस्टल शेप्स, ये भी देखने को मिल जाती है। और 2020 में हमारे इस यूनियन टेरिटरी को 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एरिया यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया था। यहाँ पर जो आपको कोरल रीफ्स देखने को मिलती है, उनमें बहुत अच्छी खासी आपको कोरल्स, फिशेस, सी टर्टल्स देखने को मिल जाएंगे। देखो, जहाँ कोरल रीफ्स होंगे डेफिनेटली वहाँ तो बायोडाइवर्सिटी अच्छी होनी है, ठीक है। एंड इनफैक्ट एक नाम याद रखिएगा आइलैंड का, पिटी आइलैंड, ठीक है। यहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी देखने को मिल जाती है। ये तो हमने दोस्तों पढ़ ली बातें विद रिगार्ड्स टू की लक्षद्वीप की लोकेशन के बारे में। अब आते हैं कि आखिर ये मुद्दा करंट अफेयर्स में क्यों है। देखो, केरला हाई कोर्ट ने ना अभी एक जजमेंट दी है, इस वजह से न्यूज में है। इस हाई कोर्ट जजमेंट को समझने के लिए पहले आपने ये वर्ड अंडरस्टैंड करो, पेंडरम लैंड। ये जो लैंड है ना, ये जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैंड है, हुआ पता क्या था? जो आपके पहले के टाइम के ऊपर, जैसे सरकार है, सरकार पता क्या करती थी? सरकार अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको लीज पे दिया करती थी। किसको लीज पे देती थी? उनको बोलते थे हम कोलेदार्स, ठीक है ना। कोलेदार्स वो लोग होते थे, कॉल भी बोलते हैं इनको, कोलादार्स भी बोला जाता है। ये कल्टीवेटर हुआ करते थे जो वहां पे जमीन को कल्टीवेट करते थे। तो यहाँ पर ना सरकार से इनके पास राइट्स मिलते थे लैंड को कल्टीवेट करने के। एक प्रकार की लीज कह सकते हो, एक प्रकार की टेनेंसी राइट्स आप यहाँ पे इनको बोल सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आया कि ये जो कोलेदार्स हैं, क्या इनके पास, क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक टेनेंट है, या एक्चुअल में इनके पास ओनरशिप राइट्स भी है? ये चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, 1965 का रेगुलेशन है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमंडीवी आइलैंड लैंड रेवेन्यू टेनेंसी रेगुलेशन 1965। यहाँ पर एक फ्रेमवर्क यहाँ पे बनाया गया जहां पर इनके जो ओनरशिप राइट्स हैं इनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। अब इससे ना डाउट ये आ गया कि क्या वाकई में इनके पास जमीन का हक है या नहीं है। जो ट्राइबल लोग हैं, इंडिजिनस लैंड राइट्स है, क्या उनके पास है या नहीं है? क्योंकि लक्षद्वीप का अपना अलग एक सिस्टम रहा है, ठीक है। तो हमें ट्रेडिशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पर कोर्ट ने पता क्या कर दिया है, केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पे बता दिया है कि जो ये कोलेदार्स हैं, इनका बिल्कुल जमीन के ऊपर हक है, इनके पास ओनरशिप राइट्स बिल्कुल है। तो ये जो ओनरशिप डिस्प्यूट था कि क्या कोलेदार्स को जमीन मिलेगी या नहीं मिलेगी, आंसर इज यस। यहाँ पर इनके पास लेजिटिमेट ट्रेडिशनल राइट्स हैं, तो बिल्कुल लैंड डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल क्लियरली ढंग से यहाँ पे होगा। तो ये जो डिस्प्यूट है एक प्रकार से आपको यहाँ पे खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये भी बोल दिया है कि हमें डेवलपमेंट नीड्स का ध्यान रखना है, पर कम्युनिटी के राइट्स को भी यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। 2023 में जो अमेंडमेंट हुआ था, कोर्ट ने उस वाले अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे बोल दिया है कि आप नोटिस करिएगा कि जो भी शेड्यूल ट्राइब के रिगार्डिंग आपने लैंड इस प्रकार से ट्रांसफर कर दिया है, ऐसे आप नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे बता दिया है कि जो भी उनके बच्चे होंगे, जो कोलेदार्स के बच्चे वगैरह थे, या अगर कोलेदार अभी भी हैं, तो उस केस में क्या होगा कि उनको ही जमीन का हक यहाँ पे मिलेगा। तो ये दो वर्ड है ना, एक तो हो गया पंडरम लैंड की जो ट्रेडिशनल लैंड कैटेगरी थी लक्षद्वीप के अंदर, और कोलेदार जो कि एक प्रकार का कल्टीवेटर हुआ करता था। ये वर्ड्स आपको जरूर ध्यान में रखने हैं लक्षद्वीप के कॉन्टेक्स्ट में। बाकी जो इसकी लोकेशन थी वो तो मैंने आपको यहाँ पे समझा ही दी है। आगे आते हैं, अगला टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है प्रीवियसली अननोन अलॉय फाउंड इन हिरोशिमा ब्लास्ट डेब्रिस। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं दोस्तों। आपको 6 अगस्त 1945 का दिन याद होगा, ठीक है। इस टाइम पे पता क्या हुआ था? आपको पता है एटॉमिक बॉम्ब यहाँ पे गिराया गया था, ठीक है। पहले हिरोशिमा के ऊपर, फिर थोड़े दिन बाद नागासाकी के ऊपर, जापान के अंदर। ये बात पता है आप सबको? बिल्कुल। अब जब ये एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया ना, तो उससे पता क्या हुआ सर? उससे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर आपको देखने को मिला। मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे हो गया था एक्सप्लोजन पॉइंट के पास में। टेम्परेचर भी हाई था, प्रेशर भी हाई था। और एक्चुअली पता क्या था, जैसे ही ये सब चीजें हुई, जैसे ये ब्लास्ट हुआ, तो ब्लास्ट होने की वजह से नीचे जो मिट्टी थी, ठीक है, बिल्डिंग्स का मटेरियल था, कुछ मेटल्स वगैरह थे, ऑब्वियसली वो हवा में उड़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल। और हवा में जब ये ऊपर की तरफ गया और टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था, तो बिल्कुल ये जो मटेरियल है ये मेल्ट कर गया, ठीक है। मेल्ट करके ऊपर की तरफ गया, फिर ऑब्वियसली देखो ठंडा हो गया, मतलब हल्का सा फिर नीचे को भी गिरेगा ग्रेविटी के अंतर्गत। तो आते टाइम ना उनकी बहुत तेजी से कूलिंग हुई, बहुत तेजी से सारी चीजें ठंडी हुई। ठंडी होकर जब ये नीचे यहाँ पे धरती पे गिरी, तो एक प्रकार के ग्लास जैसी ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये वाली चीज हमने कभी देखी ही नहीं थी कि ऐसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। क्योंकि देखो ये चीज कैसे बनी, ये एटॉमिक बॉम्ब के एक्सप्लोजन की वजह से यहाँ पे बनी। तो रिसर्चर्स ने यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करी कि आखिर ये है क्या। तो हमें ना एक अलॉय देखने को मिला। ये अलॉय क्या होता है? अलॉय किसी चीज का मिक्सचर होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्टील। स्टील ना एक्चुअल में मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है? आपके आयरन और आपके कार्बन का, बिल्कुल। और आपका जैसे ब्रोंज होता है, ब्रोंज, ये कॉपर और टिन का यहाँ पे मिक्सचर आपको देखने को मिल जाएगा। इनको बोलते हैं अलॉय। तो यहाँ पर ये जो आपके उस टाइम जो एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ था, तो जो हमें यहाँ पे मिले उनको हमने बोला हिरोशिमाइट्स।
हिरोशिमाइट छोटी-छोटी ग्लास की जैसी बीड्स हैं जो कि वहाँ से रिकवर हुई, ठीक है? अब यहाँ पे इनको स्टडी किया गया, इनको समझा गया, तो हमने यहाँ पे रिसर्चर्स ने क्या पाया कि इसमें आयरन, क्रोमियम, निकल, मैंगनीज़, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, एल्यूमीनियम ये सब देखने को मिला। तो बिल्कुल ही माइक्रोमीटर साइज़ के छोटे-छोटे आपको मेटालिक ग्रेन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे इसके अंदर। ये तब हुआ जब टेम्परेचर 7000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचा, इस प्रकार से आगे जाके फिर वो ठंडे हुए, तो एलिमेंट्स मिक्स हुए, तो इस प्रकार से इनका ये फॉर्मेशन आपको देखने को मिला। अब इसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता क्यों हो जाता है? क्योंकि ये इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो हाई एन्ट्रॉपी एलॉयज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं और इनका इस्तेमाल होता है उन प्रोडक्ट्स के अंदर जिनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ या बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए होती है। ठीक है ना? तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इनको स्टडी करना इंपॉर्टेंट बन जाता है एंड दैट इज़ हाउ आगे जाके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर भी, मटीरियल साइंसेस के अंदर भी, उनके अंदर भी इनका लिंकेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो ग्लास के जैसे हैं, पर ग्लास नहीं है। ठीक है? ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं, अगला टॉपिक हमारे सामने है महाराष्ट्र मेक्स स्नेक बाइट ए नोटिफाइबल डिजीज़। देखो, सबसे पहले ये नोटिफाइबल डिजीज़ का मतलब समझना। नोटिफाइबल डिजीज़ क्या होती है कि अगर मान लो एक डॉक्टर है यहाँ पे और उसके पास पेशेंट आया, ठीक है? अब यहाँ पे डॉक्टर को पता लग गया कि यार इसको ये स्पेसिफिक बीमारी है। अब देखो अगर इसको जुकाम, गला खराब वगैरह हो, तो ऑब्वियसली डॉक्टर उसको इलाज करेगा, बात खत्म। लेकिन अगर ये बीमारी कोई नोटिफाइबल डिजीज़ हुई ना, तो डॉक्टर यहाँ पर इस बंदे की जानकारी सरकार को देगा। सर सरकार को क्यों देगा? क्योंकि भाई सरकार ने इसको नोटिफाइबल डिजीज़ डिक्लेयर किया हुआ है। तो इससे पता क्या होता है, इससे हमें पता लग जाता है कि ये